वंदे मातरम साथियों, हम आज़ादी के स्वर्णिम महोत्सव पर आज फिर एक बार बात करेंगे भारतीय स्वाधीनता के उस हीरो की, भारतीय स्वाधीनता के उस रत्न की जिसने पूरे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में क्रांति का एक रुख लाकर गरम दल की एक ऐसी मिसाल खड़ी की, एक ऐसा कड़ी इस आंदोलन में जोड़ी जिसके कारण न केवल अंग्रेज परेशान हुए बल्कि हमारी स्वाधीनता की नींव उस समय रख दी गई। साथियों, देशभक्ति का रंग जब जुनून के हद तक पहुंच जाता है तब राम प्रसाद बिस्मिल जैसे देशभक्त व्यक्तित्व का जन्म होता है। वास्तव में वह देश महान है जहां पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे देशभक्त राष्ट्र ध्वज लेकर आगे चल पड़ते हैं। साथियों, राम प्रसाद बिस्मिल स्वाधीनता आंदोलन की एक ऐसी शख्सियत जिसके बारे में हम जितना हम सब जानते हैं, जितना इतिहास में उनके बारे में लिखा गया है, उससे कहीं अधिक उनका व्यक्तित्व भी था, कृतित्व भी था और राष्ट्रभक्ति भी थी। 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जन्मे राम प्रसाद ने हिंदी और उर्दू की शिक्षा प्राप्त की। उपन्यास कविता के पठन पाठन में विशेष रुचि उनकी थी और बचपन से ही रुचि उनकी रुझान बन गई और धीरे धीरे उनका रुझान साहित्यिक होता गया। किशोरावस्था पूर्ण होते होते राम प्रसाद बिस्मिल एक कवि, एक शायर, अनुवादक, बहुभाषी, इतिहासकार व साहित्यकार बन चुके थे। हिंदी, उर्दू, बंगला और अंग्रेजी भाषाओं में उनका समान अधिकार था। एक विद्वान व्यक्ति के रूप में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। राम प्रसाद जब 8वीं के विद्यार्थी थे तब उनकी भेंट स्वामी सोमदेव से हुई और यहाँ सत्यार्थ प्रकाश का गंभीर अध्ययन भी हुआ और राजनीतिक विषयों पर परिचर्चा भी उन्होंने की। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में जगत नारायण मुल्ला के आदेश के विपरीत राम प्रसाद बिस्मिल ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पूरे लखनऊ शहर में शोभा यात्रा निकाली। तब लोगों को राम प्रसाद की दृढ़ता का परिचय हुआ। मातृ वेदी संस्था के नाम से जब बिस्मिल सक्रिय होकर राष्ट्रीय मिशन में जुड़ चुके थे, अंग्रेज परस्त लोगों से धन छीनकर राष्ट्रीय कामों में लगाना 1918 में बिस्मिल ने शुरू कर दिया था। दरअसल क्रांतिकारी कामों के लिए फंड की आवश्यकता होती थी। बिस्मिल अपनी लिखी हुई किताबें बेचकर धन एकत्रित करना चाहते थे, लेकिन क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत पुस्तकों को जब्त कर लिया जाता और उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता। इस कारण संगठन के लिए और रुपए एकत्र करने का यह तरीका बिस्मिल के द्वारा प्रारंभ किया गया था। जल्द ही अंग्रेजों को मातृवेदी संस्था की गतिविधियां ज्ञात हो गई। तब इन क्रांतिकारियों को मैनपुरी षड्यंत्र के नाम से पकड़कर केस चलाया गया। बिस्मिल फायरिंग के दौरान यमुना नदी में कूदकर भागने में सफल रहे। दरअसल बिस्मिल कदकाठी से हष्ट पुष्ट ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले योगाभ्यासी थे। वे लंबी दूरी तक तैराकी करने में सफल हुए और निकल गए। उसके बाद 2 वर्ष तक बिस्मिल लगातार भूमिगत रहे। मैनपुरी कांड की सजा की समाप्ति की घोषणा के बाद बिस्मिल फिर प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय हो गए। जब भूमिगत रहे तब भी लगातार उन्होंने आंदोलनों के लिए काम किया और लोगों की जागरूकता, देशभक्ति के प्रति जागरूकता और अंग्रेजों को भगाने की जो भी उनकी मादा था उसके लिए लगातार उन्होंने काम किया। असहयोग आंदोलन और चोरा चोरी कांड के पश्चात असहयोग आंदोलन वापस लेने के मुद्दे पर बिस्मिल के द्वारा कड़ा विरोध किया गया और तभी कांग्रेस में नरम दल और गरम दल के नामक 2 विचारधाराएं पृथक हुईं। सितंबर 1923 में HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक एक नई पार्टी का गठन बिस्मिल के द्वारा किया गया। कार्यकारिणी की बैठक 3 अक्टूबर 1924 को हुई। इस बैठक में सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल आदि प्रमुख सदस्य शामिल हुए और सान्याल व चटर्जी बिस्मिल को नेतृत्व सौंपकर बंगाल चले गए। द रिवोल्यूशनरी नाम से प्रकाशित HRA का घोषणा पत्र 4 पेज का एक घोषणा पत्र जारी किया गया। वो घोषणा पत्र बिस्मिल ने ही लिखा था। जैसे ही अंग्रेजों को इस घोषणा पत्र की जानकारी हुई, अंग्रेजी शासन अंदर तक हिल गया। फटाफट सान्याल और चटर्जी गिरफ्तार कर लिए गए। बिस्मिल के ऊपर HRA की उत्तर प्रदेश के साथ साथ बंगाल का भी दायित्व आ पड़ा।
पार्टी गतिविधियों के लिए फिर से धन की आवश्यकता बड़ी समस्या बनने लगी। धन संग्रह के लिए अंग्रेजों के भारतीय तटों को पकड़कर धन लेना आसान नहीं हो रहा था। इस प्रयास में 2 लोगों की मौत भी हो चुकी थी। ऐसे में बिस्मिल ने तय किया कि अब वह हथियारों की कमी और रुपयों की कमी के लिए भारतीयों से धन न लेकर अंग्रेजी शासन के खजाने को लूटेंगे। उस दौरान आंदोलन के लिए रुपयों की कमी इस हद तक थी कि बिस्मिल अपनी जीवनी में लिखते हैं कि कई बार उन्होंने एक मुट्ठी चने में पूरा दिन क्रांतिकारियों को बिताना पड़ता था। उसके बाद हथियारों की आवश्यकता, साहित्य की आवश्यकता, आने जाने के लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती थी। ऐसे में बिस्मिल अब पूरी तरह तय कर चुके थे कि अंग्रेजों के सरकारी खजाने को ही निशाना बनाएंगे। 9 अगस्त 1925 शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ बख्शी, मनमथ नाथ गुप्ता, मुकुंद लाल, केशव चक्रवर्ती, मुरारी लाल गुप्ता, बनवारी लाल 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर रेलगाड़ी में सवार हुए। इनके पास कुछ पिस्तौल, कुछ माउजर थे। लखनऊ से पहले काकोरी रेलवे स्टेशन पर रुककर गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ी थी, गाड़ी की चैन द्वितीय श्रेणी के एक डब्बे से खींच दी गई। जी हाँ, उस समय ये भ्रम था, ऐसा था कि तृतीय श्रेणी के अगर डब्बे से चैन खींची जाएगी तो शायद ट्रेन ना रुके। इसलिए क्रांतिकारी इसकी टीम, बिस्मिल की टीम का एक व्यक्ति द्वितीय श्रेणी के डब्बे में गया और वहां से चैन खींची गई। चैन खींचते ही रेल धीरे धीरे रुक चुकी थी। काकोरी स्टेशन निकल चुका था, अगला स्टेशन आने में दूरी थी। इस बीच में जैसे ही ट्रेन रुकी, ट्रेन में सवार 10 लोगों की टीम ने अपना अपना काम करना शुरू कर दिया। जो खजाने का बक्सा था उसके गार्ड को काबू में कर लिया गया, यहां तक कि उसको ट्रेन के नीचे पटक दिया गया और सरकारी खजाने को लेकर क्रांतिकारियों का दल रवाना हो गया। साथियों, इस कांड में, काकोरी कांड में 8,000 रुपए की राशि, जी हाँ 8,000 रुपए उस समय की बहुत बड़ी राशि थी, वह राशि क्रांतिकारियों को प्राप्त हुई। और इस कांड ने ब्रिटिश शासन के हलकों में न केवल यह चर्चा का विषय बना, बल्कि अंग्रेजों की प्रतिष्ठा पर बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह इस काकोरी कांड ने स्थापित कर दिया। अंग्रेजों ने पूरी प्रतिष्ठा दांव पर लगाकर इस कांड की जांच में लगा दिया और पूरी ताकत, पूरी मिशनरी को इन क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी के लिए तैनात कर दिया। जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। क्रांतिकारियों में से बनवारी लाल अंग्रेजों के साथ मिल गए। न केवल उन्होंने अपना पूरा राज खोल दिया, बल्कि अप्रूवर एविडेंस, जी हाँ, वादा माफ, सजा माफ जो आरोपी होता है उसको गवाह बनाकर अप्रूवल एविडेंस जो कहलाता है, बनवारी लाल ने क्रांतिकारियों के विरुद्ध अप्रूवल एविडेंस देकर सबकी सजा तय कर दी। लगभग सभी क्रांतिकारी बहुत कम दिनों में ही गिरफ्तार कर लिए गए। बिस्मिल ने अपना मुकदमा खुद लड़ा और अंग्रेजों के वकील बने जगत नारायण मुल्ला। लेकिन बिस्मिल ने अपने तर्कों से अपने मुकदमे में मुल्ला को अदालत में नाको चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया। अदालत में जिरह हो या लिखित बचाव, जज भी बिस्मिल की विद्वत्ता का लोहा मान रहे थे। जस्टिस लुइस सर्च ने तो पूछा कि राम प्रसाद बिस्मिल, फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी यू हैव टेकन द डिग्री ऑफ लॉ। इस पर बिस्मिल हंसकर जवाब दिया, एक्सक्यूज मी सर, द किंग मेकर डज नॉट रिक्वायर्ड एनी डिग्री। 16 दिसंबर 1927 को बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा का अंतिम अध्याय, अंतिम समय की बातें पूरी करके जेल से बाहर भिजवा दिया। 19 दिसंबर 1927 को प्रातः 6:30 पर गोरखपुर की जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। फांसी की खबर सुनते ही 1.5 लाख लोगों का हुजूम बिस्मिल की अंतिम यात्रा में शामिल हुआ। साथियों, बिस्मिल तो चले गए, लेकिन उनके बलिदान की क्रांति और उनकी उस क्रांति की चिंगारियां पूरे देश में प्रस्फुटित कर गए। बिहार में फणींद्रनाथ का हिंदुस्तानी सेवा दल, पंजाब में सरदार भगत सिंह की नौजवान सभा, लाहौर में सुखदेव की गुप्त समिति, कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रताप और गोरखपुर से दशरथ प्रसाद द्विवेदी का सुदेश जैसे अखबार और संगठन अब राष्ट्रीय आंदोलन में
अपनी प्राण पण से आहुति देने के लिए तैयार हो गए थे और सबके सब जुट पड़े थे अपने पुनीत राष्ट्रीय कर्म में। साथियों, मैं नमन करता हूं, सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं राम प्रसाद बिस्मिल जैसे व्यक्तित्व को, जो न केवल विद्वत्ता से बल्कि राष्ट्रभक्ति से, बल्कि अपने कृतित्व से, बल्कि अपने गरम खून से, बल्कि अंग्रेजों को भस्म कर देने वाली अपनी क्षमताओं से, बल्कि अपनी पूरी शक्ति के साथ राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा कर देने की नेतृत्व क्षमताओं से, बल्कि राष्ट्र के युवाओं को जागृत करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ साबित हुआ और अमर हो गया क्रांति के इतिहास में, अमर हो गया भारत के इतिहास में और अमर नाम हो गया भारत माँ के सच्चे सबूतों की लिस्ट में। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम सब राम प्रसाद बिस्मिल का स्मरण करते हैं, नमन करते हैं। मैं आह्वान करता हूँ, हम आज़ादी के इस पुण्य 75वें वर्ष में हम सभी युवा, हम सभी देशभक्तवासी, राष्ट्रभक्त हों, तिरंगे को अपने सिर का साया बनाएं, तिरंगे को अपने माथे पर रखें और आगे बढ़ें राष्ट्र के निर्माण में, अपने देश के निर्माण में, अपने समाज के निर्माण में। राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत हों, जानें हमारे क्रांतिकारियों के बलिदान को, जानें उनकी भावनाओं को, जानें उनके बलिदान को और जानें कि उन्होंने इतनी मुश्किल से हमें लाके ये राष्ट्र दिया है। ये राष्ट्र हमें बनाना है, गढ़ना है, संजोना है और इस राष्ट्र को अक्षुण्ण बनाते हुए विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र स्थापित करना है। जय हिंद, जय भारत।